हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो बहुत सारे बैक्टीरिया में होती हैं वो भी स्टडी कर लिए हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया में नहीं होती हैं वो भी स्टडी कर लिए। आज हम उसी का एक आगे वाला हिस्सा जो है एक अहम टॉपिक पढ़ने लगे हैं, सेल एनवेलप के नाम से। अगर इस टॉपिक के बारे में मैं आपको इसकी अहमियत के बारे में बताता चलूँ कि ये जो टॉपिक है ये बैक्टीरिया के इस पूरे चैप्टर में प्रोकैरियोट्स में जो है इम्पोर्टेंट है। थीम समझो कि ये जो है इसका बहुत इम्पोर्टेंट, इसका हर पॉइंट जो है अहमियत रखता है। तो अपने इस चैप्टर को जो है इस लेक्चर को, आज के लेक्चर को जो है ना गैर ज़रूरी नहीं समझना, इसके हर एक पॉइंट को जो है सही मानों में स्टडी करना है। तो सेल एनवेलप की डेफिनेशन की बात करें तो ये कलेक्टिव कॉम्प्लेक्सेस है, लेयर है एक्सटर्नल टू सेल प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के बाहर जो आउटर कवरिंग है बैक्टीरिया की, इसको जो है हम सेल एनवेलप का नाम देते हैं। और ये कॉम्प्लेक्सेस है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर, बहुत सारी चीज़ों से मिक्स होकर बना हुआ। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें हम देखें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं सेल एनवेलप में। कैप्सूल आता है, स्लाइम कैप्सूल आता है और सेल वॉल। ये तीन चीज़ें जो हैं सेल एनवेलप के तौर पर जानी जाती हैं और ये तीनों चीज़ें मिलती हैं फिर जाकर जो है सेल एनवेलप बनता है। और मैंने आपको इसीलिए कहा इसकी डेफिनेशन में कम्प्लेक्स है, कलेक्टिव कम्प्लेक्स है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको कहा ना कि कैप्सूल, स्लाइम कैप्सूल और सेल वॉल मिलेगा तो फिर ये सेल एनवेलप बनेगा। तो इसलिए हम इसको डेफिनेशन में कलेक्टिव कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। और ये लेयर है, एक्सटर्नल है, प्रोटोप्लाज्म के बाहर मौजूद है। अच्छा, इन सब को हम अलग अलग से स्टडी करते हैं। कैप्सूल क्या है, स्लाइम कैप्सूल क्या है और या फिर सेल वॉल क्या है। तो सबसे पहले कैप्सूल की बात करें, टाइटली बाउंड टू सेल वॉल। ये सेल वॉल के साथ जो है मतलब कि बहुत ही मजबूती के साथ जुड़ा होता है। तो कंपोनेंट है सेल एनवेलप का और ये टाइटली बाउंड है टू सेल वॉल, सेल वॉल के साथ इंतहाई मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये कंपोज्ड है रिपीटेटिव जो है मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से रिपीटेटिव मॉलिक्यूल्स हैं? पॉलीसेकेराइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और ये दोनों मिलके भी हो सकते हैं। और ये स्टिकी हैं कैरेक्टर्स। अगर इनको हम देखें तो ये स्टिकी बिल्कुल जैसे कि जेल लाइक स्ट्रक्चर, या इसके अलावा जिस तरह शहद होता है तो शहद जिस तरह चिपकता है या गम होती है तो बिल्कुल इसकी तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। और ये इन दोनों के रिपीटेटिव यूनिट से मिलकर बना होता है। पॉलीसेकेराइड्स हैं और प्रोटीन्स हैं। सेकेराइड शुगर मॉलिक्यूल कहा जाता है, ग्लाइकोज, ग्लूकोज वगैरह। तो ये चीज़ें बहुत सारे जो है ग्लूकोज के रिपीटेटिव यूनिट्स और बहुत सारे प्रोटीन के रिपीटेटिव यूनिट्स मिलते हैं तो फिर जाकर जो है कैप्सूल बनता है। और ये इंतहाई मजबूती के साथ जो है सेल वॉल के साथ जुड़ा होता है। और इसकी कैरेक्टर देखें तो ये नेचर में जो है स्टिकी है कैरेक्टर। स्लाइम कैप्सूल कवर ऑफ लूजली सॉल्युबल शीट। अब ये आपने देखा होगा कि जब आप कैप्सूल लेते हैं तो कैप्सूल के अंदर जो है एक मेडिसिन या केमिकल उसके अंदर फिट होता है जो आप लेते हैं, आमतौर पर लेते हैं। तो उसका जो कवर है ना, वो असल में उस कवर की बात करें। अब वो जो कवर है वो स्लाइम कैप्सूल कहलाता है। लूजली होता है क्योंकि वो उस केमिकल जो उसके अंदर टेस्ट है उसके साथ अटैच नहीं होता है। उसको जो है सेपरेट अगर ये हम निगल लें, खा लें तो फिर वो भी डिजोल्व हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसलिए लूजली कवर होता है। शील्ड ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? ये स्पेशली मैक्रोमॉलिक्यूल म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स मैक्रोमॉलिक्यूल हैं। और इसका फंक्शन क्या है? ये आमतौर पर टेबलेट्स जो होती हैं कैप्सूल की फॉर्म में, तो उन कैप्सूल के ऊपर कवर जो होता है उसको हम स्लाइम कैप्सूल कहते हैं और उसी की बात कर रहे हैं। तो असल में ये क्या होता है? ये पॉलीसेकेराइड है, मतलब कि ये बहुत सारी जो है रिपीटेटिव यूनिट्स छोटे छोटे मिलेंगे सेकेराइड्स के, शुगर के,
तो फिर जाकर ये बनेगा। और ये होता कवर के तौर पर है। आपने टेबलेट्स देखी होंगी ऐसी, आपको बाजार में, आप मेडिकल की शॉप में जाएं तो वहाँ पर आपको कैप्सूल की शक्ल में मिल जाती हैं, तो वो उन्हीं को स्लाइम कैप्सूल कह रहे होते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, उसके अंदर मेडिसिन फिटेड है। अब इसका फंक्शन क्या, प्रोवाइड ग्रेटर पैथोजेनिसिटी। ये क्या करता है, ये जो है मतलब कि जो पैथोजेंस हैं आउटर, मतलब ऐसे इंसेक्ट्स हैं या फिर ऐसे जर्म्स हैं, ऐसे जरासीम हैं जो किसी भी चीज़ को जाकर अफेक्ट कर सकती हैं, उसको डिजीज काज कर सकते हैं, उससे ये बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये कवर क्यों होता है, ताकि जो है उसके अंदर जो केमिकल है उस केमिकल को अफेक्ट ना हो सके, या फिर अगर वो हमारी बॉडी के अंदर जाए तो बॉडी में जाने के बाद जो है, इंगल्फ करने के बाद जो है, वो हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स हैं उसको पैथोजन से बचाता है, उन जर्म से, उन जरासीम से बचाता है। इसकी ये फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम फेगोसाइटोसिस। अब देखो, ये हम कह रहे हैं कि ये बैक्टीरिया की सेल एनवेलप में है, आउटर कवर पे मौजूद है। तो इससे ये होता है कि ये बैक्टीरिया को जो है प्रोटेक्ट कर रहा है जरासीम से। बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं जो है वो जरासीम से बच जाते हैं, वो इसकी वजह से, किसकी वजह से, स्लाइम कैप्सूल की वजह से, क्योंकि उसके ऊपर जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का जो है कवर है, वो असल में पैथोजेनिसिटी से प्रोटेक्ट करवा रहा है बैक्टीरिया को, तो प्रोटेक्शन देता है बहुत सारी। अच्छा, फेगोसाइटोसिस एक ऐसा अमल है कि बाहर से अगर कोई चीज़ अंदर दाखिल हो जाए और उसको बैक्टीरिया एंगल्फ कर ले, तो इस तरह से इस प्रोसेस को जो है फेगोसाइटोसिस का नाम देते हैं। अब ये क्या कर रहा है कि ये जो है बैक्टीरिया को जो है फेगोसाइटोसिस से बचा रहा है, मतलब बाहर से जरासीम जो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, जर्म से महफूज करा रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये इसका फंक्शन हो गया स्लाइम कैप्सूल। अब सेल वाल, तीसरी चीज़ जो सेल एनवेलप में होती है, कैप्सूल, स्लाइम कैप्सूल और सेल वाल। सेल वाल भी आउटर कवरिंग है। अब सेल वाल की लोकेशन क्या है, बीनीथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, मतलब कि जो प्रोटोप्लाज्म हो गया, उसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन भी होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, उसके ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है लास्ट पे एंड पर, उसको हम सेल वाल का नाम देते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब फर्ज करें हमारे पास ये बैक्टीरिया, मैं स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊँ आपको। हमारे पास ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन भी होती है, तो ये समझो कि ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, अगर किसी में है तो ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये वाला सारा एरिया जो है, ये सारा का सारा एरिया ये साइटोप्लाज्म है, ये वाला। अब यहाँ पर ये सेल वाला है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसका मतलब एक एक्सटर्नल है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है। तो ये भी आपने इसकी लोकेशन याद रखनी है कि ये बाहर होता है। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है इसका, रिजिड स्ट्रक्चर डिटरमाइन द शेप ऑफ बैक्टीरियन। अब देखो बैक्टीरिया ये एक तो थिक है, मतलब कि ज़्यादा गाढ़ा है ये, और बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है, शेपिंग, वो ओवरऑल जो है तकरीबन इसकी वजह से, सेल वाल की वजह से होती है। बहुत सारे बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर जो होती है वो इसी की वजह से बनी होती है। अब ऑस्मोटिक लाइसिस से बचा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है क्या कर रहा है, ये लचकदार है, इसमें लचक मौजूद है, इसमें खिंचाव मौजूद है। अगर इसके अंदर कोई चीज़ चली गई तो इसको बस्ट होने से, सेल को बस्ट होने से बचाएगा, प्रिवेंट करेगा। तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से, लचक होने की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से। तो ऑस्मोटिक लाइसिस, अगर बहुत सारा पानी दाखिल भी हो भी गया है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, तो उससे जो ये इसको प्रिवेंट करने में हेल्प देगा। तो ये इसका फंक्शन है सेल वाल का। और ये तकरीबन तीनों चीज़ें मिलके क्या करती हैं, सेल एनवेलप बनाती हैं। तो इसमें ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने इसका हर पॉइंट याद रखना है। ये पूछा जाने वाला जो टॉपिक है MD कैट्स में मुख्तलिफ इसमें से MCQs बनते हैं। और उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरी इस एफर्ट को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद जो है वो मेरी हौसला अफजाई और इस तरह की मज़ीद वीडियोस बना सकूं। शुक्रिया।